नमस्कार, मैं जीवन कुमार शाह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर, कुल्हान यूनिवर्सिटी, चाईबासा। आज मैं अपने स्टूडेंट को औरंगजेब के कुछ जीवनी, जो कि उसके साम्राज्य में उसके पतन पर जो हाथ रहा, मुग़ल साम्राज्य के पतन पर हाथ रहा, किस तरह वह उत्तरदायित्व था, इसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो इससे संबंधित आपको परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि मुग़ल साम्राज्य के पतन के लिए औरंगजेब कहाँ तक उत्तरदायी था, वर्णन करें, या औरंगजेब का मूल्यांकन करें, वह मुग़ल साम्राज्य के पतन के लिए कहाँ तक उत्तरदायी था। या ये भी पूछा जा सकता है कि मुग़ल साम्राज्य के पतन के लिए औरंगजेब किस हद तक उत्तरदायी माना जा सकता है, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करें। तो आज हम जो ये टॉपिक्स बताने जा रहे हैं, इसे आप ध्यानपूर्वक सुनिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। औरंगजेब की जो नीति थी, हालांकि यह मुग़ल साम्राज्य का अंतिम महान शासक था। 3 मार्च 1707 को औरंगाबाद में ही उसकी मृत्यु हो गई, यानी कि अपने दक्षिण अभियान में वह जब व्यस्त था तो उसी समय उसकी मृत्यु हो गई थी। ज़्यादातर अपना ज़िंदगी का समय वह दक्षिण भारत के अभियानों में व्यस्त किया, और जिसके कारण वो हिंदुओं के रोष का शिकार बना और अपने साम्राज्य का भी पतन का कुछ हद तक जिम्मेवार बना। औरंगजेब को मुग़ल साम्राज्य का अंतिम महान शासक कह सकते हैं, क्योंककि इसके बाद जो भी शासक बने वो धीरे धीरे कमज़ोर और इतने कमज़ोर हो गए कि अंततः 1857 में बहादुर शाह जफ़र, जो यह महान क्रांति हुई थी, उसमें उसे रंगून निर्वासित कर दिया गया और उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार मुग़ल साम्राज्य का रईस ही जो थी, उसकी अस्तित्व वो भी खत्म हो गया। तो कुछ इतिहासकारों का कहना है कि औरंगजेब जो था, इसका चरित्र जो है यह अत्यंत विवादास्पद है। कुछ विद्वान उसे क्रूर, धर्मांध और दूरदर्शी एवं अविवेकी शासक मानते थे, जिसने अपनी धार्मिक कट्टरता और गलत नीतियों के वशीभूत होकर मुग़ल साम्राज्य की जड़ें खोद डाली। उसके अनुसार मुग़ल साम्राज्य के पतन के लिए औरंगजेब का मुख्य रूप से उत्तरदायी होना यह कुछ हद तक सही नहीं कहा जा सकता। उसकी नीति यानी विद्रोहों का तांता लगा दिया उसने, प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था नष्ट कर दी उसी ने। एक शासक के रूप में औरंगजेब विफल रहा। आधुनिक काल में अनेक विद्वानों ने औरंगजेब के कार्यों एवं नीति की नई परिप्रेक्ष्य में आलोचनाएं की। वो समालोचना जो किए हैं, उससे उन्होंने इसके आरोपों से जो किस हद तक वह उत्तरदायी था मुग़ल साम्राज्य का, इससे उसे मुक्त करने की कोशिश किए थे। कुछ इतिहासकार का मानना भी है कि मुग़ल साम्राज्य के पतन जो हुआ है वह मूलभूत कारणों से हुआ है। मूलभूत कारणों में कुछ इतिहासकारों ने दर्शाना चाहा है कि मुग़ल वंश की यह सबसे खराब परंपरा यही थी कि उत्तरदायी कौन बनेगा इसका निर्धारण नहीं किया गया था। तो ये सब बातें जो थी, जैसे ही बादशाह का मृत्यु होती थी आपस में सभी भाई झगड़ने लगते थे, और जो तलवार के बल पर जीतता था अपने भाइयों की लाश से गुजरकर वह सिंहासन के तख्त तक पहुंच सकता था। ये सारी जो बुराइयां थी मुग़ल वंश में, यह भी
मुगल वंश के पतन का कारण बनी। तो औरंगजेब के चरित्र के बारे में हम बता दें कि औरंगजेब का चरित्र कैसा था, वह कैसे रहता था, उसका जीवन कैसा था, और तब ये बता दें कि मुगल साम्राज्य के जो पतन था यह किस हद तक पूर्ण रूप से औरंगजेब उत्तरदायी नहीं था। माने इस पर इसका आरोप पूर्ण रूप से नहीं लगा जा सकता है कि औरंगजेब ही मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना। औरंगजेब शाहजहां के सभी पुत्रों में सबसे अधिक योग्य था। यद्यपि उसकी विधिवत शिक्षा दीक्षा नहीं दी गई थी, तथापि कुरान का उसने गहन अध्ययन किया था। अरबी, फारसी, तुर्की और हिंदी में उसने अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। सैनिक गुण में वह अत्यंत प्रवीण था, यानी कि एक सैन्य जो सेना यानी कि कुशल सैनिक का गुण जो था उसमें कूट कूट कर भरा हुआ था। आरंभ से ही अपने पिता के साथ या सैनिक अभियानों में आदेश देने के बाद वह जाया करता था। दक्षिण के सूबेदारी के दौरान उसने प्रशासनिक क्षमता का प्रदर्शन किया। उसे दक्कन की सूबेदारी दे दी गई थी अपने पिता के समय में ही, और वहीं से उसने अपनी प्रशासनिक क्षमता का प्रदर्शन करना आरंभ कर दिया। उसके चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता थी कि वह धार्मिक प्रवृत्ति में लीन था, यानी कि धर्म के प्रति उसकी आस्था बहुत ज़्यादा थी। वह इस्लाम के नियमों का कड़ाई से पालन करता था तथा इन नियमों का उल्लंघन होते हुए नहीं देख सकता था। वह खुद इस्लाम के नियमों का कड़ाई पूर्वक पालन करता था। अगर कोई इस्लाम के नियम को तोड़े तो उसे खराब लगता था। यह औरंगजेब की चरित्र थी। वह नियम से नमाज पढ़ता था एवं सादा व सात्विक जीवन व्यतीत करता है। ऐसे नहीं कि बादशाह है उसे अनाप शनाप फिजूल खर्ची करे, अय्यासी करे, ऐसी बात नहीं थी। वह सादा और सात्विक जीवन व्यतीत करता था। वह आडंबर से कोसों दूर था, यानी कि दिखावों से वह कोसों दूर था कि ये पहनावा पहने, वो पहनावा, जो उसका लिबाज था, जो शासक का एक लिबाज होता था वह पहनता था, और खुद भी आडंबर से वह दूर रहता। कहा जाता है कि अपने व्यक्तिगत खर्च के लिए वह टोपी सीकर तथा कुरान की नकल कर उससे होने वाले आय से पूरा किया करता। यानी कि उसे कुछ खरीदना हो या कुछ लाना हो तो टोपी सीकर जो नमाजी जाते थे उसे उसको बिचवा कर या कुरान की नकल उतार करके उसे बाज़ार में बिचवा करके वह उसके खर्च जो उससे जो आमदनी होती थी उससे अपना व्यक्तिगत खर्च पूरा करता था। वह इतना ही सात्विक था। अपने विरोधियों और दुश्मन के प्रति कठोर नीति वह रखता ही था। फिर भी अनेक अवसरों पर वह सहृदयता का परिचय भी देता था। ऐसी बात नहीं कि अपने दुश्मन के प्रति कठोर नीति रखे और अवसर मिलने पर उसे सहिष्णुता और सहृदयता का परिचय नहीं दे। वह दोनों कार्य करता था। अपने कठिनाइयों के बावजूद जीवन भर उसने मुगल साम्राज्य की सुरक्षा को बिखरने से रोक रखा। वह अनेक अभियानों में गया, खासकर दक्कन में जितने भी क्षेत्र थे सभी के अभियान किए लगभग, और अनेक जगह उसे विद्रोहों का सामना करना पड़ा। फिर भी उसने मुगल वंश की जो सुरक्षा थी उसे बनाए रखा और उसे बिखरने नहीं दिया। यह उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। यानी कि अंतिम मुगल महान सम्राट जो औरंगजेब था, जिस प्रकार वो कुछ सूबे दिए गए थे उसे अपने, हालांकि पिताजी को उसने कैद कर दिया था तो जबरन वो बैठ भी गया था गद्दी पर, तो उसने 2 बार भी राज्याभिषेक भी करवाया था। तो यह मैं कहना चाहता हूँ कि वह इतना था कि उसके समय में सबसे ज़्यादा सूबे मुगल वंश के थे। और यह भी कह सकता हूँ कि ये जो सूबे थे उसमें जो सूबेदार भी थे वो सबसे ज़्यादा संख्या हिंदुओं की ही थी। उस समय औरंगजेब की सूबे की संख्या थी। औरंगजेब की नीतियों का परिणाम जब हम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो औरंगजेब की नीति क्या हुई थी इसके बारे में अगर हम देखें तो औरंगजेब की नीति अनेक गुण रहने के बावजूद चाहे अनजाने उसकी नीतियों ने मुगल साम्राज्य के विघटन और पतन की प्रक्रिया आरंभ कर दी। ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं कि उसकी धार्मिक नीति ने
जिसे उसने राजनीतिक और आर्थिक कारणों से प्रभावित होकर भी लागू किया था। यानी कि वो चाहता था कि यहाँ पर इस्लाम ज़्यादा सुखीपूर्वक रहे, इस्लाम का राज हो, और कुछ राजनीतिक और धार्मिक कारणों और आर्थिक कारणों से उसने भी किया था। यानी कि बहुसंख्यक हिंदुओं के मन की प्रतिक्रिया उत्पन्न कर दी। वे औरंगजेब हिंदू विरोधी और अपना दुश्मन मानने लगे। यानी कि हिंदू वर्ग जो थे औरंगजेब को अपना दुश्मन मानने लगे। उसने कहा कि इसने ये जो थे, ये औरंगजेब की एक नीति थी, उसने चाहा कि हम हिंदू को ज़्यादा नाराज़ नहीं करें, लेकिन इसकी जो यह धार्मिक नीति थी उसे नाराज़ कर दिया कि वह सोचने लगे कि अब हम लोगों को ये मुसलमान में तब्दील कर देगा या हम लोग को अच्छे ढंग से नहीं रहने देगा। ये उसकी हिंदुओं की या उसके प्रति यह नीति हो गई। और वह कहता था कि दारुल हब यानी कि फ़कीरों का देश से इसके हम दारुल इस्लाम यानी कि इस्लाम का देश में परिवर्तित करने की उसकी लक्ष्य था। यह औरंगजेब का यह लक्ष्य था कि हम इस तरह पहुंचा दें। और मुग़लों के प्रति उसकी स्वामी भक्ति जो थी, सहयोग की भावना समाप्त होने लगी हिंदुओं की। वे सिर्फ मुसलमानों के सम्राट मानने लगे और उनका विरोध करने की प्रवृत्ति उसे तीव्र हो गई। धर्म को भी आधार मानकर जाटों, सतनामियों, सिखों, राजपूतों, मराठों, यहाँ तक कि दक्कन के सिया रियासतों में भी क्षेत्रीय स्वतंत्रता जो थी उसे छीनने का इसने प्रयास किया, स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया। और मुग़लों को परेशान करने लगे। वो जो हिंदू वर्ग थे, जाट वर्ग थे, जो सिख वर्ग थे, वो मुग़लों को परेशान करना आरंभ कर दे, विद्रोह करना आरंभ करे। इन शक्तियों को दबाने के लिए औरंगजेब ने अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा नष्ट कर दी। फिर भी यह हम कह सकते हैं कि ये पूर्ण नियंत्रण स्थापित नहीं किया जा सकता। उसकी मृत्यु के साथ साथ अनेक स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हो गई। इस प्रकार हिंदुओं का समर्थन उसे प्राप्त नहीं हो सका और उसने हिंदुओं का समर्थन खो दिया। यह औरंगजेब की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी। दूसरी बड़ी भूल थी राजपूतों का सहयोग खो देना। राजपूतों के प्रति उसकी जो नीति थी वह खराब थी और मुग़ल सत्ता सबसे अस्थायी स्तंभ राजपूत ही माने जाते थे। राजपूत के बल पर उस समय औरंगजेब से भी पहले बहुत सब राजपूत सूबे थे और ज़्यादातर सूबेदार भी थे। और औरंगजेब ने उस ज़्यादातर सूबों को हिंदुओं के हाथ में दे रखा था। लेकिन उसकी जो सुलह कुल की जो नीति थी वो अकबर की सुलह कुल की नीति के विरुद्ध था। और औरंगजेब की यह राजनीति और दूरदर्शिता, धार्मिक कट्टरपन ने उसे मुग़ल साम्राज्य को खोने पर विवश कर दिया। मेवाड़ और मारवाड़ से आरंभ होकर राजपूत की स्वतंत्रता संग्राम पूरे राजपूताना में फैल गई, जिसे वह दबा नहीं सका। इस प्रकार सिख और मराठे भी मुग़लों के विरोधी बन गए। उसकी देखा देखी वो भी करने लगे और वो इस प्रकार शिवाजी के छत्र छाया में मराठा साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ वह लंबे समय तक रहा और औरंगजेब की दक्कन नीति में उसे फंसाए रखा। दुष्परिणाम यह हुआ कि मुग़ल साम्राज्य को इसका जो नीति है इसका हर्जाना भोगना पड़ा। औरंगजेब के चरित्र में मुग़लों के पतन के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायित्व तो था ही, यह हम कह सकते हैं। जिन परिस्थितियों में उसे राजगद्दी पाई थी वह अत्यंत ही शंकालु प्रवृत्ति का हो उठा था। अपने पुत्र पर वह विश्वास नहीं करता था। यह प्रवृत्ति के वशीभूत होकर उसने राज्य की जो सारी शक्ति अपने हाथों में केंद्रित कर रखी थी। वह अपने सलाहकारों से बात करता था लेकिन उसकी बात तो सुनता ही नहीं था। सारे निर्णय वह स्वयं लेता था, जिसका साम्राज्य पर बुरा प्रभाव पड़ा। औरंगजेब अनेक मराठों का बार बार पीछा छोड़कर उत्तरी भारत वापस लौटने के अनावश्यक युद्ध बंद करने की सलाह दी, जिससे उसने ठुकरा दिया। प्रशासन और समुचित ध्यान नहीं देने पर उसकी उत्तरी भारत की प्रशासनिक व्यवस्था जो नष्ट प्राय हो गई। गोलकुंडा, बीजापुर, कर्नाटक में साम्राज्य विस्तार के परिणाम स्वरूप दक्षिण में प्रशासनिक व्यवस्था नष्ट हो गई। मुग़लों
के लिए कर वसूलना दुश्वार हो गया, जिसका साम्राज्य का अस्तित्व घातक पड़ा। औरंगजेब ने कुछ और भी भूलों की, आवश्यक से लंबे युद्धों में फंसा रहा, साम्राज्य की सामंती व्यवस्था नष्ट कर दी, आर्थिक आधार कमजोर कर दिया, कृषि, उद्योग, व्यापार, सब राजनीतिक अशांति पर बुरा प्रभाव पड़ा था। फलतः साम्राज्य की आमदनी जो थी वह खरघट गई, खर्च पूरे लड़ने के लिए खर्च होने, आम जनता पर बोझ पड़ा, प्रशासनिक संयंत्र ढीला पड़ गया, सरकारी कर्मचारी जो थे वो प्रजा जो थे वो सहानुभूति अत्याचार हो गई और औरंगजेब स्वार्थ पूर्ति में लगा रहा, जिससे जनहित के लिए ठोस कार्य नहीं किया और जिससे मुगलों की प्रजा की सहानुभूति वह खो दिया। इस प्रकार औरंगजेब की नीतियों की निश्चित ही एक ऐसी प्रक्रिया को जन्म दिया जिसमें मुगल साम्राज्य का विघटन होना आवश्यक हो गया। यह विघटन की प्रक्रिया को आरंभ कर दिया, यानी कि कुछ रूप से परोक्ष रूप से यह उत्तरदायी था ही। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए अनेक कारणों में औरंगजेब की नीतियां कम उत्तरदायित्व है, लेकिन स्वयं औरंगजेब को इसका एहसास था, जिसे उसने अंतिम समय में स्वीकार कर लिया। औरंगजेब खुद जानता था कि हमारी जो नीति है यह खराब नीति है, जिसके कारण हम ये जो थे भुगत रहे हैं, जिसके कारण हम ज़्यादातर सैनिकों में खर्च कर रहे हैं, फिजूल के ज़्यादातर सैनिक अभियान कर रहे हैं। ये सारी जो बातें वह अंतिम समय में अपने मरने से पहले वह कबूल की थी, कुछ वर्षों में, मरने के कुछ वर्ष पहले उसने कबूल की थी। तो आज हमने जाना कि मुगल वंश के प्रति इसका क्या उत्तरदायित्व है। तो आज के लिए इतना ही, और अगली बार हम पुनः आपके सामने कुछ और टॉपिक्स लेकर प्रकट होंगे। तो धन्यवाद।